हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज टू स्टे इन द सेम प्लेस आफ्टर सम स्टेप्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर पॉइंटर दिया है जो स्टार्टिंग में जीरो पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। आपको एक एरे की लेंथ दी हुई है। इस एरे में वो पॉइंटर स्टार्टिंग में जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। आप एरे में 3 मूव चल सकते हो। इस पॉइंटर से वन पोजीशन राइट में जा सकते हो, वन पोजीशन लेफ्ट में जा सकते हो, या फिर सेम पोजीशन पर रह सकते हो। जैसे अगर हमारा पॉइंटर जीरो को पॉइंट कर रहा है तो हम राइट में फर्स्ट इंडेक्स पर जा सकते हैं, लेफ्ट में -1। हम एरे के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इस केस में अगर जीरो पर है तो लेफ्ट वाला मूव हम नहीं चल सकते, या फिर हम सेम पोजीशन जीरो पर ही रह सकते हैं। अगर हम वन पर होते तो यहाँ से हम लेफ्ट जीरो इंडेक्स पर आ सकते हैं, राइट सेकंड इंडेक्स पर जा सकते हैं, या फिर सेम प्लेस फर्स्ट इंडेक्स पर ही रह सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर है 3 टाइप के मूव्स हैं। एक इंडेक्स राइट में चले जाओ, एक इंडेक्स लेफ्ट में चले जाओ, या फिर सेम पोजीशन पर हो। साथ में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम टोटल कितने स्टेप्स मूव कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि हम लास्ट में इन टोटल स्टेप्स को मूव करते हुए इतने कितने वेज हैं जिसमें हम सेम पोजीशन जीरो पर ही रह सकते हैं। हम जीरो से शुरू करें, जितने हमें स्टेप्स दिए हैं वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करें और इस जीरो पर ही रहें। ऐसे कितने वेज हैं उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि हमें टोटल स्टेप्स हमारे पास है 3, हमारे एरे का साइज है 2। हमारे एरे का साइज 2 है, यानी कि उसमें 2 इंडेक्स होंगे 0 और 1। हम जीरो से शुरू करेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम राइट में चले जाएं, फिर लेफ्ट में आ जाए और फिर सेम प्लेस पर रहें। एक वे है, इससे हमारे 3 स्टेप्स हो जाएंगे और हम जीरो से जीरो पर हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले राइट में जाएं, फिर यहीं राइट पर रहे, फिर हम एक लेफ्ट में आ जाए। 3 मूव है और हम फिर से जीरो पर आ गए, तो हमारा सेकंड वे हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि हम फर्स्ट मूव में स्टे इसी पोजीशन पर है, फिर हम राइट में यहाँ पर आ जाए, फिर लेफ्ट में चल के यहाँ पर आ जाए, तो भी अगेन हम इसी पोजीशन पर आ गए। एक वे ही हो गया। और लास्ट वे हमारा क्या है कि हम तीनों मूव स्टे के चले, कि हम यहाँ पर स्टे करें, फिर स्टे करें, फिर स्टे करें, तो हम जीरो पर ही रहेंगे। तो हमारे पास इस तरह से 4 मूव्स ऐसे हैं जिसमें कि हम टोटल स्टेप चलने के बाद फिर से जीरो पर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, 4। और हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, अप टू 500 तक है। और एरे की लेंथ कितनी हो सकती है, अप टू 10⁻6 तक हो सकती है। नाउ जब भी हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हो, तो उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे पॉसिबल वेज ट्राई करें। हमें दिया है स्टार्टिंग में हमारी पोजीशन जीरो है, हमारे पास 3 मूव है, या तो हम राइट चलें, या तो हम लेफ्ट चलें, या फिर हम स्टे करें। हम तीनों के तीनों मूव्स ट्राई करें। फिर हम राइट में आ गए, यहाँ से हम तीनों के तीनों मूव्स ट्राई करें, राइट लेफ्ट स्टे। हम सारे के सारे मूव्स ट्राई करें और लास्ट में जब हमारे सारे मूव्स खत्म हो जाए, जितने हमें स्टेप्स दिए थे वो हमारे जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट पर हम चेक कर लें कि क्या अभी हम जीरो इंडेक्स जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक वे मिल गया, और अगर नहीं है तो ये एक वैलिड वे नहीं है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम जीरो इंडेक्स से शुरू करें, हमारे जितने इंडेक्स हैं वो हम पास कर दें हमारे एक रिकर्सिव फंक्शन में। इंडेक्स में हमारा जो अभी करंट इंडेक्स है वो स्टोर रहेगा, रिमेनिंग स्टेप्स में अभी हमारे पास कितने स्टेप्स बचे हैं वो रहेगा। और साथ में हमें क्या दिया था, एरे की लेंथ। हम एरे के बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए हम इस एरे लेंथ का यूज़ करेंगे। हमारी एरे की बाउंड्री क्या हो जाएंगी, लेफ्ट साइड से 0, राइट साइड से जो भी हमारे एरे की लेंथ है वो हो जाएगी। इसके अंदर हम क्या करें, जिस भी इंडेक्स पर है उससे तीनों मूव्स राइट लेफ्ट स्टे, ये तीनों मूव्स ट्राई करें। राइट में जाने से क्या होगा, हमारा इंडेक्स एक प्लस हो जाएगा और हमारा स्टेप्स एक लेस हो जाएगा। लेफ्ट में जाने से क्या होगा, हमारा इंडेक्स एक माइनस हो जाएगा, हम एक लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और स्टेप्स हमारा एक कम हो जाएगा। स्टे में हमारा क्या होगा, इंडेक्स में हमारा कोई चेंज आएगा नहीं, बस हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो हम ये तीनों वेज ट्राई करें, इनसे जो भी हमें आउटपुट आए उन तीनों को हम सम कर लें। राइट लेफ्ट स्टे, इन तीनों के रिजल्ट को हम सम कर लें, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल वेज आ जाएंगे और उसको हम रिटर्न कर दें। अब हमारा इस रिकर्सिव फंक्शन में बचेगा क्या, हम रिकर्शन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, हमें रिकर्शन को टर्मिनेट कब करना है, कब हमें पता चलेगा कि हमें एक पाथ मिल गया और कब हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें कोई पाथ नहीं मिल सकता। वो बेस केस क्या होगा, सबसे पहले तो जब हमारे स्टेप्स जीरो हो जाएंगे, जब हमारे स्टेप्स जीरो हो जाएंगे उस टाइम पर हमें क्या चेक करना है कि अभी हम जीरो इंडेक्स जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर है या नहीं है। अगर वहाँ पर है तो हमें रिटर्न वन करना है कि हमें एक पाथ मिल गया, और अगर वहाँ पर नहीं है तो यानी कि हम जीरो पर नहीं है, हमें कोई भी पाथ नहीं मिला, हमें जीरो रिटर्न करना है। एक बेस केस तो हमारा ये होगा। पहला बेस केस हमारा क्या होगा, जब हमारे स्टेप्स जीरो रह जाए उस टाइम पर अगर हमारा इंडेक्स जीरो है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर है, तो हमें एक पाथ मिल गया, अदरवाइज हमें कोई पाथ नहीं मिला। एक बेस केस तो ये होगा। इसके अलावा हमें क्या चेक करना था कि जब भी हम मूव कर रहे हैं हम एरे की बाउंड्री के बाहर तो नहीं चले जा रहे। जैसे हम जीरो से इधर यहाँ तो नहीं चले जा रहे, या राइट साइड में एरे की बाउंड्री के बाहर तो नहीं चले जा रहे। अगर ऐसा केस है तो उस केस में ये एक वैलिड मूव नहीं है। तो हमें साथ में क्या चेक करना पड़ेगा
कि हम बाउंड्री के बाहर तो नहीं चले गए। वो हम किससे चेक कर सकते हैं? इस एरे लेंथ से, कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए और एरे लेंथ इसके इक्वल या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड बेस केस हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा इंडेक्स लेफ्ट साइड से बाउंड्री के बाहर ना जाए, राइट साइड से बाउंड्री के बाहर ना जाए। अगर ऐसा केस है तो हमें 0 रिटर्न करना है। इसके अलावा हमारा एक और बेस केस बन सकता है। वो बेस केस क्या है? अगर मान लो मैं यहाँ से 0 से शुरू कर रहा हूँ, मुझे स्टेप्स दिए हैं 4 दिए हैं। अगर मैं राइट मूव करते हुए पहले 1 पर आ गया, राइट मूव करते हुए फिर 2 पर आ गया, मेरे 2 मूव एग्जॉस्ट हो गए। फिर मैं राइट मूव करते हुए 3 पर आ गया, मेरे 3 मूव्स एग्जॉस्ट हो गए। बचा कितना मूव? 4 माइनस 3, मेरा 1 ही मूव बचा। तो क्या मैं इस 3 से इस 0 पर वापस आ सकता हूँ? मेरे पास एक ही मूव बचा है और मुझे 3 इंडेक्स ट्रैवर्स करने हैं, तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता हूँ लेफ्ट मूव चल के, मैं 0 पर आ ही नहीं पाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरे मूव 4 की जगह 6 होते, इस केस में क्या होता? मैं 6 माइनस 3, अभी भी 3 मूव बचे होते, 3 से 0 पर आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फोर्थ मूव में फोर्थ इंडेक्स राइट पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आ गया, तो अब मेरे पास मूव कितने बचे? 2 ही बचे, और इस 2 से मैं मैक्सिमम लेफ्ट चलते चलते 2 पर ही आ पाऊंगा, मैं 0 पर आ ही नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पर जो मेरा इंडेक्स है वो मेरे रिमेनिंग स्टेप से बड़ा हो गया, जैसे 4 मेरा 2 से यहाँ पर बड़ा हो गया, किसी भी इंडेक्स पर मैं ज़्यादा राइट चला गया, इतना राइट चला गया कि मेरे पास स्टेप्स ही नहीं बचे कि मैं लेफ्ट मूव करके वापस 0 पर आ जाऊँ। मेरा अल्टीमेट एम क्या है कि मुझे सारे स्टेप खत्म होने के बाद 0 पर आना है। पर अगर मैं राइट चलते चलते इतना आउटसाइड चला गया कि अब मेरे पास कितने लेफ्ट मूव चल रहा हूँ, मैं 0 पर आ ही नहीं सकता, तो उस केस में क्या है? मेरे पास आंसर होगा ही नहीं। तो अगर हम चाहें तो इसको भी अपना एक बेस केस बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। अगर कभी भी मूव करते हुए मैं इंडेक्स ग्रेटर देन रिमेनिंग स्टेप्स, कभी भी मैं इतना राइट में चला गया कि मैं रिमेनिंग स्टेप से 0 पर आ ही नहीं सकता, तो उस केस में भी मैं क्या है, रिकर्शन को यहीं पर टर्मिनेट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से कोई पाथ नहीं मिलने वाला। तो हम चाहें तो एक और बेस केस ऐड कर सकते हैं। ये दो तो हमारे स्टैंडर्ड बेस केस कि हमें आउटसाइड बाउंड्री चेक करना ही था, और अगर हमारे पास कोई स्टेप्स नहीं बचा तो उस टाइम पर चेक करना था कि हम 0 पर हैं या नहीं है। अकॉर्डिंगली हमारा एक पाथ होगा या फिर नहीं होगा। ये दो तो हमारे स्टैंडर्ड बेस केस रहेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके एक और बेस केस लिख सकते हैं कि कभी भी मूव करते हुए हम इंडेक्स ग्रेटर देन रिमेनिंग स्टेप्स, कभी भी इतना राइट में चले गए कि वापस 0 पर नहीं आ सकते, तो उस केस में रिकर्शन को वहीं पर टर्मिनेट कर दो, वहीं से डायरेक्ट रिटर्न 0 कर दो। तो इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन रहेगा। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हम इंडेक्स, हर एक इंडेक्स से 3 चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे, और हमारे इंडेक्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जितने हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, हम मैक्सिमम उतना राइट या उतनी बार ही ट्राई करेंगे। तो हमारे जितने स्टेप्स होंगे उतने टाइम हम इंडेक्स को ट्राई करेंगे, और हर एक इंडेक्स पर क्या करेंगे? 3 मूव्स को ट्राई करेंगे। तो बेसिकली 3 रेज टू पावर स्टेप्स, इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हमें स्टेप्स इतने इंडेक्सेस को ट्राई करना है और हर एक इंडेक्स पर हमारे पास 3 चॉइसेस है, तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? 3 रेज टू पावर स्टेप्स, इतनी में आ जाएगी, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल है। इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? रिकर्शन की प्रॉब्लम हो और हमें बेटर करना हो, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि क्या हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। अगर रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स हैं तो हम इस पर डीपी लगा दें, बेसिकली अपनी स्टेट्स को मेमोराइज कर लें। अब अगर इसमें हम देखें क्या हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए आप चाहें तो रिकर्शन ट्री बना सकते हैं, या फिर चाहें तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर मैं एक 4 साइज का एरे लूँ, इस हमारे 0 1 2 3 4 इंडेक्स होंगे, हम 0 से शुरू करेंगे और टोटल मूव मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 8 है। इसमें मैं मूव किस तरह से चल सकता हूँ? मेरे पास 3 ऑप्शन है, राइट, लेफ्ट या फिर स्टे। तो मान लो मैं मूव इस तरह से चलता हूँ, पहले मैं गया राइट पर, फिर मैंने स्टे इस तरह से परफॉर्म कर दिया। अभी मैं कौन सा इंडेक्स पर हूँगा? 1 इंडेक्स पर हूँगा, और रिमेनिंग मूव्स कितने होंगे? मैं राइट और स्टे ये 2 मूव्स चल चुका हूँ, मेरे रिमेनिंग मूव्स होंगे 6। एक स्टेट मेरी ये हो सकती है। सेकंड स्टेट मेरी क्या हो सकती है? मैं 0 पर स्टे परफॉर्म कर दूं और फिर राइट परफॉर्म करके 1 पर आ जाऊं। इसमें भी अब क्या होगा? मेरा इंडेक्स आ गया 1, मेरे मूव्स कितने बचे? 6 बचे, मेरी फिर से यही स्टेट आ गई। मैं राइट करके स्टे गया या फिर मैं स्टे करके राइट गया, दोनों से मेरी सेम स्टेट आएगी, यानी कि मेरी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इस स्टेट के रिजल्ट को मेमोराइज कर सकते हैं कि हम बार बार इसी स्टेट को दोबारा कैलकुलेट ना करें, एक बार कैलकुलेट करें, उसके रिजल्ट को मेमोराइज कर लें, और फ्यूचर जब भी ये सब प्रॉब्लम आए उसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर लें। और डीपी या फिर मेमोराइजेशन हम कैसे लगाते हैं? हम देखते हैं कि हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है। एक हमारा इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक हमारा रिमेनिंग स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। हमारा इंडेक्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? हम 0 से शुरू कर रहे हैं, एक मूव में हम एक ही इंडेक्स आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर हम एक ही डायरेक्शन में भी जाएं तो मैक्सिमम हम जितने हमें टोटल स्टेप्स दिए होंगे, जैसे 8 दिए हैं, जितने हमें टोटल स्टेप्स दिए होंगे उतना ही आगे जा सकते हैं। तो हमारा इंडेक्स कहाँ से वेरी कर सकता है? 0 से लेकर मैक्सिमम अप टू स्टेप्स यहाँ तक जा सकता है।
सिमिलरली हमारे रिमेनिंग स्टेप्स क्या होंगे, हर स्टेप के साथ एक एक कम होता जाएगा। तो हमारे स्टेप्स की रेंज भी क्या होगी, 0 से लेकर जितने हमें टोटल स्टेप्स दिए थे। तो हम एक 2D वेक्टर ले लें, स्टेप्स इंटू स्टेप्स। इस साइज़ का अगर हम 2D वेक्टर ले लें तो हमारी सारी स्टेट्स, जो भी हमारी चेंजिंग स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स को हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक 2D वेक्टर ले लेंगे और फिर यहाँ पर हमारे बेस केस को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या हमने इस स्टेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अगर कर रखा है तो यहीं से हमारे रिजल्ट को रिटर्न कर दो। हम एक 2D वेक्टर ले लेंगे, कितने साइज़ का, स्टेप्स इंटू स्टेप साइज़ का, और स्टार्टिंग में उसको -1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। ये -1 क्या इंडिकेट करेगा कि अभी हमने इसकी स्टेट को कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर -1 की जगह कोई वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर हम हमारे इस टीपी एरे को पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में हम हमारे बेस केस को चेक करने के बाद ये चेक कर लेंगे कि क्या हमने इस स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। अगर कर रखी है तो यहीं से रिटर्न कर दो, और अगर नहीं कर रखी तो अपना रिकर्शन को ट्राई करो। बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करो, और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले, टोटल वेज को रिटर्न करने से पहले उस स्टेट में हमारे इंडेक्स और रिमेनिंग स्टेप्स, इस स्टेट में उसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लो ताकि हम उसको यहाँ पर रीयूज़ कर सकें। नाउ इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हमारी इंडेक्स इंटू रिमेनिंग स्टेप्स, इतनी टोटल स्टेट्स होंगी, और दोनों की रेंज कहाँ तक हो सकती है, जितने हमारे टोटल स्टेप्स दिए होंगे, यानी कि स्टेप्स इंटू स्टेप्स, इतनी हमारी टोटल स्टेट्स होंगी। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। बेसिकली हम कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं और उनको सम करके उनका मोड ले रहे हैं। हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, स्टेप्स का स्क्वायर, जितना भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दिए होंगे उसका स्क्वायर, इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने इसी साइज़ का, स्टेप्स इंटू स्टेप्स, इसी साइज़ का एक डीपी वेक्टर लिया है, जिसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, स्टेप्स का स्क्वायर। थैंक यू गाइस।